हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है पहले मुझे ये बताइए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे बता दीजिए, उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हो सकता है इतनी देर से मुझे ऑडियो में थोड़ी सी सही नहीं लग रहा था, उसी को मैं चेक कर रहा था, क्योंकि एक दो दिन बीच में क्लास ली नहीं थी और ऑडियो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था। आप लोग मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। क्या एकदम ठीक है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रोपोर्शन की बताता हूं, समान अनुपात की चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूं। रेशियो के बारे में मैं बता चुका हूं, उसके और क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन या समान अनुपात, अगर किन्हीं भी दो चीजों का जो भी दिक्कत होगी वो हम लोग देख लेंगे। किन्हीं भी दो चीजों का अगर रेशियो कभी भी सेम है, अगर दो चीजों का रेशियो अगर कभी भी सेम है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि समान अनुपात है, सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है। ये चीज होती है प्रोपोर्शन या समान अनुपात। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग इस चीज को सोल्व करते हो, ये रेशियो भी अपने पास 1/2 है और ये रेशियो भी 1/2 है, तो इस चीज को बोलते हैं कि ये अपने पास समान अनुपात में है, इनका अनुपात सेम है। ये चीज अपने पास होती है प्रोपोर्शन या समान अनुपात। यहां पर देखना, आप लोग कोशिश करना सीखने की, सभी लोग। मैं आपको ये बता रहा था, तो क्या हम लोग किसी भी समान अनुपात को, कोई भी समान अनुपात जो है, क्या उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि A अपॉन बी होगा और C अपॉन डी होगा? तो ये चीज समान अनुपात में हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं बस प्रोपोर्शन या समान अनुपात। लेकिन इसके लिए छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन से पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए समान अनुपात के लिए, सेम रेशियो के लिए? एक तो जब भी अपने पास 2/4 अगर कहीं पर लिखा हुआ है, तो इस चीज को अनुपात में अगर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं 2:4। इस चीज को कभी भी अगर अनुपात में हम लोग लिखते हैं, रेशियो में अगर हम लोग लिखते हैं, तो ऐसी चीज को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि 2:4 है। लेकिन समान अनुपात को कभी भी अगर आप लोग लिखना चाहते हो कि ये समान अनुपात है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बराबर का साइन होता है, इसकी जगह हम लोग समान अनुपात का साइन लगाते हैं। ये जो बराबर का साइन, ये इसकी जगह तो पहले से हम लोग ऐसे लगा रहे थे, और ये जो बराबर का साइन है, ये समान अनुपात का साइन ये होता है। दो बार हम लोग इस चीज को लगाएंगे, C अनुपात D, ये हम लोग लगाते हैं। और यहां से आप लोगों को ऐसा पता होगा, या आप लोग जानते होंगे कि इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये जो अपने पास है, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसका यहां इंटू कर दीजिए, इसका यहां इंटू कर दीजिए, तो इसको आप लोग AD बराबर BC भी आप लोग लिख सकते हो, समान अनुपात को जब भी इंटू करो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वही है, ये चीज तो वही है, लेकिन अगर ऐसे अगर लिखा हुआ है तो फिर हम लोग याद कर लेते हैं, हम लोग इन चीजों को सीख लेते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के, हमेशा बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। A इंटू डी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा B इंटू सी के। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास जब भी आपको साउंड में कोई इश्यू अगर आए तो मुझे बता देना, कमेंट करके मैं आपके कमेंट देख लूंगा। तो मुझे बता देना। उम्मीद है कि अब एकदम ठीक साउंड आ रही होगी और आप लोग सही पढ़ पा रहे होंगे। तो ये जो अपने पास है, ये जो सिस्टम अपने पास है, इसमें दो तीन क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, आज तक आए हुए भी हैं और आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। ये अपने पास कोई भी संख्या है A और B, A, B है। ये देने के बाद हम लोगों के लिए लिखता है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, हम लोगों के लिए ये लिखता है।
हमारे लिए मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती लिखता है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप लोगों को मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे, मध्यानुपाती के बारे में अगर वो कभी भी पूछता है, तो ऐसा क्वेश्चन करने का जो तरीका या जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो होता है, हम लोग लिखते हैं ए मध्यानुपाती अगर पूछे तो समानुपात अपने पास अक्स अनुपात बी, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहां से अक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी, और अक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रूट ए बी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी भी अगर हम लोगों को मध्यानुपाती अगर पूछे, मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे, तो हम लोग इन दोनों का इनटू कर देते हैं और रूट ले लेते हैं। दोनों संख्याओं का इनटू करके रूट ले लेना। मध्यानुपाती में बीच वाली संख्या 2 बार लिखता है। मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो एक तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इन चीजों को याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को फायदा मिले। यहां से दूसरा एक बात मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार सीखना आप लोग। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी दो संख्याएं दे दे, जैसे वो बोले कि 4 एंड 16, इसका मध्यानुपाती बताइए आप लोग, मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले तो फिर तरीका होगा, वहां पर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख लेना, या याद है कि इंटू करके रूट लेना है, बात एक ही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू 16, और मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू 8 आ गई क्या। ये तीन अपने पास होते हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। मध्यानुपाती होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। ये चार अपने पास होता है, तीन अपने पास होता है, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तीन अगर आप लोग याद कर लोगे तो कभी कभार छोटा और आसान क्वेश्चन इनका बन सकता है। क्वेश्चंस आपको मैं भी करवा दूंगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है। उम्मीद है पहली चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। अब मैं इसको हटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और अगला मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर दूसरा क्वेश्चन कभी भी ऐसे, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ये आप लोग कर नहीं पाते। ए और बी का अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे, स्थिरता अनुपाती अगर कभी भी पूछे, अगर आप लोगों को कभी भी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, तीर्थानुपाती अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है, तो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये दूसरे नंबर को हम लोग 2 बार लिखते हैं। ये चीज आप लोग याद कर लेना। ये जो दूसरा नंबर होता है उस चीज को हम लोग 2 बार लिखते हैं तीर्थानुपाती में, थर्ड प्रोपोर्शनल में। तो इन दोनों को इंटू करोगे तो a इंटू अक्स बराबर अपने पास होगा बी स्क्वायर। तो अक्स का जो मान आ गया वो कितना हो गया अपने पास, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तरीका होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। अगर कभी भी हो, तीर्थानुपाती अगर कभी भी निकालना हो तो एक तरीका होता है, ध्यान रखना, याद रखना। ये तरीके होते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, थर्ड कैसे निकालते हैं और फोर्थ कैसे निकालते हैं। ये चीज वहां पर आप लोग नहीं तो फंस जाओगे कि तीर्थानुपाती कैसे निकालो, संख्याएं तो 2 ही दी हुई है। तीर्थानुपाती का मतलब होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जो ए के साथ बी का अनुपात है, इसका मतलब ये होता है जो ए के साथ बी का जो अनुपात है वो बी के साथ आगे कौन सी संख्या का अनुपात होगा, ये सही मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का। तीर्थानुपाती का सही मतलब ये होता है जो ए के साथ बी का अनुपात है वो बी के साथ कौन सी संख्या का अनुपात होगा। तो हम लोग लिखने का तरीका ये होता है, लेकिन वो तब याद होगा जब आप लोग एक बार क्वेश्चन कर चुके होंगे या ये आप लोग जानते होंगे। राजस्थान में स्कूल और कॉलेज तो बंद हो रहे हैं। बंद कहाँ हो रहे हैं, अभी तो कल से तो खुल रहे हैं ना, 18 तारीख से। कल से इंस्टीट्यूट और सब चीजें ओपन हो रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो 20 तारीख को आप लोग आकर एक बार अपना बता देना कि सर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, तो ऑनलाइन चीजें आपकी बंद हो जाएंगी। वैसे कंप्लीट कोर्स आपका ऑनलाइन भी होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकता है। जिसको लगता है कि सर हमने तो शुरुआत में ऑफलाइन आए थे फिर बाद में ऑनलाइन हो गए तो हमें तो ऑफलाइन ही कंप्लीट करना है, तो 20 तारीख को या 21 तारीख को या 22 तारीख को या 23 तारीख को आकर आप एक बार बता देना, ताकि एकदम अचानक से भीड़ भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो कि सारे के सारे 20 तारीख को आ जाओ।
तो आप लोग आकर एक बार बता देना। तो देखिए यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, इधर ध्यान दो सभी लोग। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग ऑफलाइन आ सकते हो, फिर ऑनलाइन आपका लेकिन बंद हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ही करोगे तो फिर ऑनलाइन आपकी ये जो विंडो खुलती है आपके मोबाइल में, ये बंद हो जाएगी। ऑनलाइन ही रहोगे तो ऑनलाइन आपका कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखना आप लोग, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। तृतीयानुपाती हम लोगों से पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है वो अपने पास ये होगा। जैसे 4 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 4:16 समानुपात 16 अनुपात x, ये अपने पास तरीका होगा। तो हम लोग लिखते हैं 4 इंटू x बराबर 16 इंटू 16। x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 64। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब अगर कभी भी हम लोगों को ऐसा पूछे, ये दूसरा एग्जांपल अपने पास से याद रखना, अगर कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग उससे पूछ ले, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें संख्या 3 देगा ए बी सी, और इसका चतुर्थानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोगों से पूछता है कि क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती। तो आप लोग ध्यान रखना ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक मीन प्रोपोर्शनल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर आपको याद रहेगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये एक जो प्रोपोर्शनल है थर्ड प्रोपोर्शनल, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपने पास a इंटू एक्स बराबर अपने पास होगा b इंटू सी। यहाँ 3 संख्याएं होती हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, b इंटू सी अपॉन a, ये अपना आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोगों से बोलता है 4, 6 एंड 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, चतुर्थानुपाती आप लोग बताइए। तो जब भी आपको चतुर्थानुपाती अगर पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर पूछे, तो 4 अनुपात x समानुपात 12 अनुपात x, ये अपना आंसर होगा। तो 4 इंटू एक्स बराबर अपने पास होगा 6 इंटू 12। तो x की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताइए कि अपने पास 18 आ गई है क्या, ये अपना आंसर होगा। 4 से कट जाएगा 3 बार, ये है अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देता हूं, एक चीज ध्यान रखना। अगर ए बी के समान अनुपात में है, कभी भी अगर ऐसा हम लोगों से लिखता है कि ए जो है वो बी के समान अनुपात में है, दोनों चीजें जो है उनका रेशियो सेम है, मतलब ए बढ़ रहा है समानुपाती है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है, बी भी डिक्रीज हो रहा है। तो समान अनुपात का जो साइन होता है, सेम रेशियो का जो साइन होता है, वो ये होता है ए समान अनुपात में है बी में, ए अपने पास बी के साथ समान अनुपात में अगर है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए समान अनुपात में बी के। और ये जो इन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड है उनको पता होगा, ये जब भी समान अनुपात का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है k इंटू बी, ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी a बराबर k इंटू बी। दो चीजें अगर समान अनुपात में है तो अपने पास वैल्यू जो अगर सेम रेशियो में अगर है, जैसे अपने पास 2:4 मान लो है, इस चीज का समान अनुपात ये भी है 4 और 8, इस चीज का समान अनुपात ये भी है अपने पास 8 और 16, ये भी है 20 और 40, ये भी है अपने पास कितना 200 400, ये भी है 2000 6000 2000 और 4000, ये भी है अपने पास मान लो 40 और 80 हो, कुछ भी अपने पास हो सकता है, ये भी हो सकता है अपने पास 6 और 12 हो। तो इन सभी को जब सोल्व करोगे, कोई सा भी जब भी चीजें समान अनुपात में अगर हैं, सेम रेशियो में अगर हैं, तो ध्यान रखना उनको डिवाइड करने पर हमेशा और हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। जैसे डिवाइड करोगे तो यहां पर भी 1/2 आएगा, 6/12 कहीं भी,
इसमें अपने पास ये भी 1/2 आएगा। इसको भी डिवाइड अगर करोगे तो वही वैल्यू आनी है कितनी, 1/2। इसको भी डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आनी है 1/2, और 1/2 को मैं k मान लूं तो मुझे बताओ सभी जगह डिवाइड करने पर 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो क्या जो चीजें समान अनुपात में होती हैं उनको डिवाइड करने पर अपने पास एक वैल्यू सेम आएगी। अगर ऐसी कितनी भी वैल्यू लिख लीजिए जो इस अनुपात में अगर है, कितनी भी वैल्यू लिख लो क्योंकि अनुपात सेम है, तो एक कांस्टेंट अपने पास वैल्यू आती है 1/2 1/2 1, जरूरी नहीं 1/2 आए, 1/3 भी आ सकता है, 5/7 भी आ सकता है, लेकिन समान अनुपात में अगर है तो ये वैल्यू सेम आती है। तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दो अनुपात अगर समान अनुपात में a/b बराबर, क्या हम लोग k लिख सकते हैं क्या? अगर अगली वैल्यू c/d है उसके बराबर में भी कितना आएगा, अपने पास k आएगा। अगली वैल्यू अगर इसी अनुपात में है, e और f अपने पास इसी अनुपात में है, तो क्या वो भी अपने पास k आएगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो बोलता है a/b, a और b समान अनुपात में c/d के, और ये समान अनुपात में e/f के, आगे कितना भी लिख सकता है। अगर समान अनुपात है, रेशियो अगर सेम है, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, a/b बराबर अगर k है तो c/d बराबर भी k होगा, e/f बराबर भी k होगा। बोलिए ये बात सबसे पहले क्या सारे लोग समझ पाए होंगे? यानी कि इनके बराबर ये चीजें अगर समान अनुपात में, तो सोल्व करने पर अनुपात ही जब समान है तो सोल्व करने पर लास्ट फाइनल आंसर तो सेम ही आना है, और उस चीज को हम लोग कांस्टेंट एक वैल्यू मान लेते हैं, और वो हम लोगों ने मान लिया k। अब ये तो अलग अलग वैल्यू दे दी, a/b भी दे दिया, c/d भी दे दिया, e/f भी दे दिया। अब वो हमारे पास लिखता है a समान अनुपात है अपने पास किसके, समान अनुपात में जब भी बोलेगा b के, इस प्रकार से लिखेंगे, और a बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, k इंटू बी। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, वो बात एक ही है, a बराबर k इंटू बी, ये हो गया। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग साइंस जब पढ़ते हैं तो वो चेंज हो जाता है। a बराबर k इंटू बी, जब भी समान अनुपात का साइन अगर हटाना है, प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाना है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी a बराबर k इंटू बी। a और b का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन k का मान हमेशा सेम रहेगा। ये छोटा सा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना। यहां पर अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले a प्रोपोर्शनल है b के, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे, पहला देखना मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ और साथ लिख रहा हूँ, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, तो इस चीज को आगे अगर लिखोगे a बराबर अपने पास k इंटू बी, यहाँ पर ऐसा हम लोग लिखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखना आप लोग ध्यान से सुनना, मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली कम आया हुआ है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, आगे कभी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस में फंसते हैं। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के स्क्वायर के, b के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a, तो हम लोग क्या करेंगे, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, b स्क्वायर के, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, बराबर अपने पास a बराबर क्या होगा, k इंटू बी स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के रूट के, तो हम लोग यहाँ पर जो भी लिखे उसी प्रकार से लिख देंगे। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, ये लिख दिया। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के स्क्वायर के, हम लोगों ने ये लिख दिया। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के रूट के, b के वर्गमूल के, तो हम लोगों ने ये लिख दिया स्क्वायर रूट के। और जब भी कांस्टेंट कोई साइन हटता है, तो एक जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, a बराबर k इंटू रूट बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक तो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो आएगा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा हमारे पास हिंदी में आएगा व्युत्क्रमानुपाती, और इसमें हमारे पास देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मुझे बताओ इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 नंबर अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा a अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b के, तो a बराबर b, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर अपने पास व्युत्क्रमानुपाती है तो, अगर व्युत्क्रमानुपाती अगर है तो इस चीज को ऐसे हम लोग लिखेंगे, और ये अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट का साइन आता ही आता है, a बराबर k अपॉन b, ये चीज तो आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती अगर है बी स्क्वायर के, तो फिर लिखने का तरीका क्या होगा, ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, और ये अगर हटता है तो ए बराबर के अपॉन बी स्क्वायर। ये तो अपने पास आना ही आना है। उम्मीद है कि आप लोग ये के कहां से आया समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे। यहाँ पर अपने पास ये जो है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b के रूट के, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और a बराबर अपने पास कितना होगा k अपॉन रूट बी। अगर रूट बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे कुछ लैंग्वेज हमारे सामने देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन करने का तरीका या सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे पास दो कंडीशन देगा, a और b का मान देगा। यहाँ पर पहली कंडीशन में a और b का मान देगा, और वहां से हमें k की वैल्यू निकलवाएगा कि k का मान क्या होगा। पहली दो कंडीशन में a और b का मान देकर k का मान निकलवाएगा। अगली कंडीशन में a या b का मान दूसरा कोई मान दिया हुआ मिलेगा, और k का मान क्योंकि सेम रहता है तो a की वैल्यू देकर b का पूछ सकता है, और b की वैल्यू देकर a का पूछ सकता है। ऐसे दो कंडीशन के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो तो आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब मैं इस पर क्वेश्चन अपलोड करूंगा और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है देखो, तो आप लोग उस चीज को ज्यादा समझ पाओगे। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। आपके सामने क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है एक बार, जो अभी थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। और टाइम एंड डिस्टेंस कुछ बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ाया है। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में वापस भी आएगा। हाँ बिल्कुल आ सकते हो, डाउट पूछने कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सोचने की करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सुशील करवा दूंगा मैं, प्रॉब्लम्स पूछ लूंगा आपसे, ये तो कर लो, नहीं तो फिर इसमें प्रॉब्लम रह जाएगी। बिना किसी डब्बे के भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। इंजन की गति में कमी डब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। यहाँ पर कहा है कि जितने भी डब्बे लगाए गए, इंजन की गति में कमी, डिक्रीज इन स्पीड किसके बराबर है, जितने भी डब्बे आपने ऐड किए उसके वर्गमूल के समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। डिक्रीज इन स्पीड देखना, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डिक्रीज इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लगाए गए डब्बों की संख्या के। डब्बे मान लो n लगाए गए, तो डिक्रीज इन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितने भी डब्बे लगाए गए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड जो है, अगर आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ने की कोशिश अगर करोगे, जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान अगर आप लोग दोगे, तो मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड, आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, डिक्रीज इन स्पीड बराबर k इंटू रूट एन। जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाना है
तो अपने पास एक संख्या आएगी के ये मैंने कहां से लिख दिया? सबसे पहले सारे लोग मिलकर बताओ कि ये आप लोग सीख पाए हो क्या? ये चीजें क्या आप लोग सारे लोग सीख पाए हो क्या कि डिक्रीज इन स्पीड बराबर अपने पास होगा k इंटू रूट एन। ये चीज k अपने पास जैसे डायरेक्ट, ये डब्बों की संख्या है, n यहाँ पर डब्बों की संख्या है और उसके वर्गमूल के समानुपाती है, यहाँ पर उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड। यहाँ पर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, मुझे आप लोग बताइए, यहां से जैसे ही 4 डब्बे जोड़े गए तो स्पीड उसकी 20 हो गई। पहले स्पीड उसकी 24 थी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पहले स्पीड उसकी 24 थी और जैसे ही 4 डब्बे ऐड कर दिए स्पीड कितनी होगी? 20। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? 20 से अपने पास 24 से 20 हो गया। तो यहां पर दो अपने पास कंडीशन देगा, कंडीशन पहली से k का मान निकलवाएगा और कंडीशन दूसरी में हमें वो k का मान पुट करना है। डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड 24 थी और 4 डब्बे लगाते घटकर अगर 20 होगी, तो मुझे आप लोग ये बताइए डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर 4 घट गई। 24 से 20 अगर हुआ तो डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड में कमी कितने की आई? 4 की। तो वो आप लोग यहां पर लिख सकते हो, स्पीड जो डिक्रीज हुई है वो पहली कंडीशन, स्पीड डिक्रीज हुई है 4 बराबर k इंटू ये डिक्रीज स्पीड 4 कब हुई? जब डब्बे भी कितने लगाए? ये 4 अपने पास ये वाला है और इधर वाला 4, इन दोनों का बीच में डिफरेंस है डिक्रीज इन स्पीड। तो ये अपने पास 4 बराबर k इंटू 2 अगर है तो k का मान यहां से कितना आ गया है? 2 आ गया है। पहली कंडीशन से वो k का मान निकलवाएगा, हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरी कंडीशन में वो k का मान हमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकती है? तो स्पीड में क्या करूंगा? 24 से घटाकर अगर 0 कर दूं तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? तो ये हुआ 24 बराबर अपने पास k इंटू रूट एन। k का मान अपने पास पहले ही आ चुका है, तो 24 बराबर k का मान 2 है इंटू रूट एन है। तो रूट एन बराबर अगर अपने पास 12 है तो n का मान क्या 144 होगा? 144। 144 पर तो स्पीड 0 हो जाएगी। कितने डब्बे वो खींच सकता है, कितने डब्बे ले जा सकता है? तो 144 से एक कम 143 डब्बे वो खींच सकता है, इतने डब्बे वो ले जा सकता है। वो लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार हाँ ना बताओ, या कोई डाउट है तो वो बताओ कि सर ये डाउट है, ये क्यों लिख दिया, ये कहां से लिख दिया। उसके बाद मैं आगे समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। कि कौन सी चीज कहां से लिख दी, कहीं भी डाउट है वो लिखिए आप कमेंट में, मैं देखता हूं और उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर डिक्रीज इन स्पीड, ये चीजें आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये मैंने कैसे लिख दिया, जो वहां से पढ़कर डिक्रीज इन स्पीड बराबर k इंटू रूट एन, मैंने कैसे लिख दिया? क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? बराबर k इंटू एन। 24 जैसे ही जब कोई डब्बा नहीं लगाया जाता तो स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और जैसे उसमें कुछ डब्बे और ऐड कर दिए तो अपने पास 4 ऐड करते ही स्पीड होगी 20। तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ? 4। तो पहली कंडीशन डिक्रीज इन स्पीड कितना है? तो आप बोलोगे 4 बराबर k इंटू डब्बे भी कितने लगाए? 4। तो यहां से सोल्व करने पर k का मान 2 आ गया। क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अगर हम लोग सेकंड कंडीशन पर चलते हैं, दूसरी कंडीशन, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात सभी के समझ में आई होगी। इतनी बात जितने भी लोग देख रहे हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब ये चाहता है कि वो अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है, ये बात आप लोग बताइए। तो मुझे बताइए अधिकतम कितने डब्बे वो खींच सकती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मान लीजिए अपनी स्पीड है 24,
अधिकतम कितने डब्बे खींच सकती है, ये बात हम लोगों से पूछी गई है। तो मान लो अपने पास स्पीड 24 है और घटकर स्पीड 0.1 होनी चाहिए। 24 है और 0.1 होनी चाहिए, घटकर स्पीड 0.1 हो जानी चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि डब्बे खींच सकता है, 1 हो जानी चाहिए। इसने कहा तो ज्ञात करो कि इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है, मतलब ट्रेन चलती भी रहनी चाहिए। अधिकतम कितने डब्बे ले जा सकता है, तो स्पीड जो ट्रेन है वो चलती भी होनी चाहिए, मतलब कितने डब्बे खींच सकती है। ऐसा नहीं हो कि डब्बा जोड़ा और ट्रेन खड़ी हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड 24 है और अब अपने पास स्पीड कितनी आनी चाहिए, एक स्पीड आ जानी चाहिए, क्योंकि डब्बे उसको खींचने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि रुक के खड़ी हो जाए। तो स्पीड डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, 24 से अगर एक बार आ गया तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ 23 बराबर के इंटू रूट एन। और के का मान हमें पहले से पता है 2 है, 2 यहां पर रख के पूरा सोल्व करोगे, एन का मान निकाल लोगे। लेकिन एक बच्चा अपना हाथ ऊपर करेगा, वो कहेगा कि सर हमें तो ट्रेन को रुकवाना नहीं है, ट्रेन चलती हुई रहनी चाहिए। तो आपको क्या पता लगेगा कि ये एक स्पीड होनी चाहिए, वहां पर 0.9 भी तो हो सकता है। 24 से ट्रेन चलती हुई रहनी चाहिए तो स्पीड 0.9 भी तो हो सकता है। तो फिर मैं कहूंगा बच्चा बोल तो ठीक रहा है, सही बोल रहा है कि 0.9 पर भी तो चलती रहेगी, बस डब्बा जोड़ा और खड़ी नहीं होनी चाहिए, कितने डब्बे खींच सकती है ये पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा, तो फिर मैं कहूंगा वो गलती होगी, गलती होगी। और यहाँ पर ये डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा 23.1। तो यहाँ पर मैं ये क्या करूंगा 23.1 लूंगा, 23 नहीं लूंगा। यहाँ पर दूसरा कहूंगा मैं, मुझसे गलती होगी। और ये यहाँ पर ऐसा है, के का मान पहले से है, इसको सोल्व करके एन का मान निकालूंगा और मैं कहूंगा ये आंसर है। एक दूसरा बच्चा फिर हाथ ऊपर करेगा। यहाँ तो कमेंट आने में जैसे आपको थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन वहां पर तो ऑफलाइन में तो फटाफट हाथ ऊपर कर देते हो। तो वहां पर आप लोग मुझसे कहोगे, एक बच्चा कहेगा सर 24 है और आपने कहा कि रुकनी नहीं चाहिए, चलती भी होनी चाहिए, तो आप 0.9 क्यों ले रहे हो, 0.1 भी तो हो सकती है। तो मैं कहूंगा बात तो सही है, मुझसे इसका मतलब मुझसे गलती होगी, आपकी बात सही है, 0.1 पर भी तो वो चलती रहेगी। तो यहां से यहां तक मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ 23.9। तो यहां लिखता है डिक्रीज इन स्पीड, तो ये हम लोग लिखेंगे 23.9। और के का मैं मान निकाल दूंगा, के का मान मुझे पहले से पता है 2, यहां से सोल्व करके एन का मान निकाल दूंगा और मैं कहूंगा ये आंसर है। फिर एक बच्चा कहेगा सर आप 0.1 क्यों ले रहे हो, यहां पर 0.01 भी तो ले सकते हो। तो ऐसे करते करते तो आपकी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ इस एक क्वेश्चन में ही निकल जाएगी। कोई कहेगा ये ले लो, कोई और अगर होगा तो सर ये स्पीड ले लो, ट्रेन को चलाना ही तो है, और कोई बैठा बैठा 0 0 लगाता रहेगा, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इतने तो कितने एग्जांपल्स आप लोग लेकर देखोगे कि आंसर क्या आना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप लोग स्पीड को 0 बना दो, स्पीड को कितने बना दो, 0 बना दो, वहां पर ट्रेन खड़ी हो जाएगी। स्पीड 24 है और स्पीड को घटाकर 0 पर ले आओ, तो डिक्रीज इन स्पीड जो होगा, मुझे बताओ स्पीड में जो कमी आएगी वो यहां पर कितनी आएगी, डिक्रीज इन स्पीड होगी 24, कमी जो आई वो आई 24 बराबर के इंटू रूट एन। और के का मान हमें पहले से पता है कि 2 है, बराबर 2 इंटू रूट एन, 2 का भाग दोगे तो 24, एन की वैल्यू आ गई 144। इसका मतलब 144 डब्बे ऐड करने पर स्पीड 0 हो गई, 144 डब्बे ऐड करने पर स्पीड 0 होगी। लेकिन हमें तो स्पीड 0 नहीं बनानी, हमें तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चलती रहनी चाहिए। इसका मतलब 144वां डब्बा जब जोड़ रहे हो तो स्पीड 0 है, तो क्या 143 पर वो चलती रहेगी धीरे धीरे। तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो 143 कैसे आया, कहां से आया और क्यों आया, बताओ सारे लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया है, क्या समझाने की कोशिश की है। इसको मैं हटाता हूं और मैं आगे चलता हूं। अगर आप क्वेश्चन वापस पूछते हो तो साथ बताया करो कि हाँ सर क्लियर हो गया, ताकि चीजें आपको ज्यादा मैं समझा पाऊं, नहीं समझ में आया तो अगला करो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए।
एक विद्युत चालित इंजन रेल के डब्बे के बगैर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। जैसे इंजन की गति में कमी साथ लगाए गए डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। डिक्रीज इन स्पीड, डब्बों की संख्या में जो कमी हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लगाए गए डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्पीड इफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। यहाँ पर इसके बाद अपने पास लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, डिक्रीज इन स्पीड बराबर अपने पास यहाँ पर अगर बराबर का साइन लगाना है तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू रूट एन। यहाँ पर जैसे स्पीड 9 डब्बे लगाए, ये स्पीड 36 से घटकर 30 आ गई, तो डिक्रीज इन स्पीड कितना हुआ, तो आप लोग बोलोगे सर डिक्रीज इन स्पीड हुआ 6। जैसे ही अपने पास 9 डब्बे लगाते ही k इंटू रूट एन, एन का मान यहाँ पर 9 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर k की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद अपने पास ऐसा है, यहाँ पर इसके अधिकतम कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं, दूसरी कंडीशन में k का मान आ चुका है। अब यहाँ पर स्पीड 36 थी और मैं चाहता हूं कि स्पीड 0 हो जाए। 0 कितने डब्बे पर होगी ये मैं देख लेता हूं। तो मुझे बताइए डिक्रीज इन स्पीड जो करना पड़ेगा वो अपने पास करना पड़ेगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो डिक्रीज इन स्पीड 36 होगा, k का मान 2 है बराबर रूट एन, तो रूट एन का मान अपने पास 324 आ गया। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या अपने पास n का मान अगर 324 आ गया है तो अपने पास आंसर 324 पर तो स्पीड 0 हो गई, 324 पर स्पीड 0 हो गई। इसका मतलब क्या आंसर जो है अपने पास 323 है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट स्क्वायर रूट कर लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। यहाँ पर स्क्वायर रूट कर लेना भाई, इंग्लिश मीडियम में स्क्वायर रूट नहीं दिया हुआ, या आप लोग लिख लेना थोड़ा सा यहाँ पर, ये आप लोग लिख लेना, थोड़ी गलती है यहाँ पर। क्या आप लोग चेंज कर लोगे क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 59। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन फिर आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, अपने पास दिया हुआ है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़ना। टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टू कवर द डेफिनेट डिस्टेंस अपने पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर चाल जो है, स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लगने वाले टाइम के वर्गमूल के, ऐसा हम लोगों को कहा गया है। और ये कांस्टेंट, ये अपने पास प्रोपोर्शन का साइन अगर हटाना है तो बराबर आएगा k अपॉन रूट टी। मैंने एक ही बात आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश की है कि हमेशा यहाँ से पहली एक वैल्यू ऐसी देगा जिसमें k का मान निकल जाएगा और अगली वैल्यू में k का मान आ चुका है, s या t का एक का मान दिया हुआ मिलेगा और दूसरे का पूछेगा। यहाँ से दो कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। पहली कंडीशन जो गिवन है हम लोगों को, वो ये बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में अपने पास कवर कर रहा है, लगता है 4 घंटे, तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, उसमें टाइम लग रहा है 4 घंटे, k अपॉन रूट टी, टी का मतलब 4 है तो 4 का मतलब 2 होगा, तो k का मतलब आ गया 80।
यहां से सबसे पहले के का मान निकलवाएगा और वो जो के का मान है वो दूसरी कंडीशन में हमारे पास एस या टी में से एक दिया हुआ मिलेगा और दूसरा पूछेगा। इसने कहा है वही दूरी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़े तो बताइए कितना समय लगेगा। वही दूरी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलना है तो मुझे आप लोग ये बताइए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, s बराबर अपने पास k अपॉन रूट टी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बाद s की वैल्यू हमारे पास dvh 60 है। दूसरी कंडीशन में k का मान पहले से हम लोग निकाल चुके 80 है और t का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टी बराबर 20 से कट रहा है 4 बार, 20 से 3 बार, तो t का मतलब आ गया 16/9 और 16/9 का मतलब 1 and 7/9 आवर्स। ये अपना आंसर होगा 1 and 7/9। तो अपना आंसर ये रहा 1 and 7/9। बोलो एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके सामने आते हैं तो मुझे ये बताने की कोशिश करो आप लोग, क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप लोग कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं तो मैं बीच में जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कल करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मुझसे आप लोग पूछ लेना। कल मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा दूंगा 150 से आगे तक के क्वेश्चन, जहां तक आप लोगों को करने हो 200 तक ही कर लेना जो जो डाउट्स हो, क्योंकि मैं 150 से ज्यादा क्वेश्चन सब अगर हमारे हो चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेशियल प्रपोर्शन समझ में आना शुरू हो गया होगा। प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस बाद में और करवा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करो। चलो सभी लोग 165 जो जो डाउट्स होंगे अब ऐसे ही सेम, वो तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, लिखे हुए तो मिलेंगे अलग अलग, लेकिन कोशिश करो आप लोग करने की। देखो इसके इसकी जो कीमत है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो प्राइस जो है वो उसके स्क्वायर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन के स्क्वायर के। तो ध्यान रखना अपने पास जो इसका प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लोग ऐसे सोच सकते हो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। और यहाँ पर प्राइस जो बराबर का साइन अगर हटाना है, बराबर का साइन अगर लगाना है तो k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर अपने पास ये होगा। यहाँ पर अपने पास देखो क्वेश्चन अलग फॉर्म में दिया हुआ है। एक जो हीरा है वो टूट गया, डायमंड गिरा और टूट गया, जिसका अनुपात हो गया 2:3:4। इसका मतलब टोटल पहले 9 था, टोटल पहले 9 था। तो इसका प्राइस जब 9 था तो टोटल जो प्राइस होगा मुझे बताइए पहली कंडीशन में जो इसका प्राइस है जब वो नहीं टूटा था तो टोटल वेट 9 था, टूटकर 3 भागों में टूट गया, गिर गया। तो जो गिरा है टूटने के बाद जो बना इसका मतलब पहले उनका सम होगा। कोई भी चीज गिरी है टूटकर 3 भागों में अपने पास बट गई है तो उनके टोटल का वजन, तीनों भाग के अलग अलग का वजन क्या ऐड करें तो जो टोटल के वजन के बराबर आएगा क्या। इसका मतलब पहले जो टोटल वजन 9 था तब इसका जो प्राइस होगा वो क्या अपने पास उस कंडीशन में प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 81 के स्क्वायर होगा क्या, 81 के ही होगा, स्क्वायर क्यों होगा। और दूसरी कंडीशन में इसका जो प्राइस होगा जब वो टूट गया सेकंड कंडीशन में, उस कंडीशन में जो प्राइस होंगे वो 3 प्राइस इसके होंगे। पहला तो अपने पास कितना होगा 4k होगा, 2 का स्क्वायर 4k। फिर अपने पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, वेट अगर 3 है तो उसका प्राइस कितना होगा अपने पास 9k स्क्वायर के। ये कहां से स्क्वायर में कहां से कर रहा हूं, p जो है वो उसके वेट के स्क्वायर इंटू अपने पास k, और यहां पर अपने पास कितना है 16k। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि टोटल अपने पास 29 के हो गया क्या प्राइस यहाँ पर।
और पहले जब नहीं टूट रहा था तो किसी का उसका जो प्राइस था इतने रुपए का बेच रहा था, अब टूट गया तो 29K का, तो मुझे बताओ लॉस कितने का हुआ। तो आप कहोगे सर लॉस हुआ इसमें से घटा दो, तो लॉस हुआ 52K का। 52 कहां से आया, क्या समझ पा रहे हो क्या? 81 में से 29 मैंने माइनस कर दिया तो 52 के बराबर, अगर अपने पास ये है 52,000, लॉस ऐसे तो हो रहा है 52K का, और रुपीस में अगर बात करें तो 52,000 का हो रहा है, तो K का जो मान आ गया वो अपने पास आ जाएगा 1000, और K की वैल्यू अगर 1000 आ गई तो पहले अगर प्राइस पूछेगी पहले कितने रुपए का था, तो आंसर आ जाएगा 81,000। बोलो सभी बच्चे इसको पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से सीख पाए हो क्या? या दूसरा तरीका, दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है। अब उस चीज पर बात कर लेते हैं कि सर एक और मेथड क्या होगा। तो 2:3:4 में हीरे अगर हैं तो डायरेक्ट अपने पास 9 है, और इसका जो प्राइस है वो स्क्वायर के बराबर है, तो टोटल वजन अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 81। प्राइस ये हो गया। अलग अलग अगर है तो डायरेक्ट सोच सकते हो, इसका प्राइस 4 होगा, इसका प्राइस 9 होगा, और इसका प्राइस 100 होगा, 16 होगा, 16 होगा, तो टोटल अपने पास हुआ 29। जब नहीं टूट रहा था इतने रुपए का, टूट गया तो इतने रुपए का, तो लॉस कितने का हुआ 52 का। 52 की वैल्यू अगर 52,000 दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी, और 1 की वैल्यू 1000 अगर है तो 81 की वैल्यू 81,000 होगी क्या? ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? 81 स्क्वायर किया लोकेश कुमार हम लोगों ने 9 का, जब वो नहीं टूट रहा था तब तक तो उसका वजन 9 ही है ना। 3 भागों में अपने पास पहले 4, 3 7 और 2 9, जब नहीं टूटा था तो वजन अपने पास 9 था। यानी एक डायमंड है जिसका वजन 9 kg है, 9 kg या 9 ग्राम या 900 ग्राम कुछ भी मान लो। जैसे ही वो गिरा टूट गया 3 भागों में, तो ये 2 ग्राम का बन गया, ये 3 ग्राम का बन गया, और ये 4 ग्राम का बन गया। तो टोटल अगर निकालना है पहले कितने का था, जो टूटे हुए 3 भाग हैं उनको जोड़ लोगे तो पहले जितने का था वो आ जाएगा अपने पास। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लो। चलो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो 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 क्वेश्चंस नहीं है उसके लिए मैं हूं कल की क्लास में ही मैं समझा दूंगा यहीं पर आप लोगों के लिए। जो जो आप लोगों को लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई या ये बात समझ में नहीं आई, वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। चलो करो इसको। 1170 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच गलती से इसके स्थान पर इस अनुपात में वितरित की गई, तो किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी वो पूछ सकता है। ध्यान रखना इस ऐसे आप लोगों को बांटनी चाहिए थी, जबकि बांट दी इस अनुपात में। तो सबसे पहले तो हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम से इंटू करोगे, 12 से इंटू करोगे, तो गलती से के स्थान पर इस अनुपात में वितरित की गई। तो ध्यान रखना, आप लोगों को मैं बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये जो रेशियो रियल में होना चाहिए था वो होना चाहिए था 6:4:3। अब आप कहोगे सर ये 6:4:3 कहां से आया? याद रखना रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। सबसे पहले हम लोग इंटू करते हैं किससे, यहाँ पर एलसीएम से 12 से यहाँ भी इंटू करोगे, 12 से यहाँ भी इंटू करोगे, और 12 से यहाँ भी इंटू करोगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 6, ये अपने पास आ जाएगा 4, और ये अपने पास आ जाएगा 3। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? 6, 4 और 3 कहां से आ गया? बोलिए ठीक है क्या? अब उसको इस अनुपात में बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से बांट दिया। कौन से अनुपात में? 2:3:4 में बांट दिया। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको लॉस हुआ है, इसको लॉस हुआ है, और इसको प्रॉफिट हुआ है, सी को प्रॉफिट हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा, और इस क्वेश्चन में सही भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट गलत है ऐसे सोचना। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया मान लो, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है कि बी को लॉस हुआ है, जबकि बी को रियल में प्रॉफिट हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कैसे? तो आप लोग मुझे बताओ इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर फिर इस क्वेश्चन को करें कैसे?
इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर कभी भी हमसे गलती हुई नहीं, यहाँ पर तो इसका हमें लॉस दिखाई दे रहा है, जबकि रियल में बोल रहे हो कि इसका तो प्रॉफिट हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इनका सम बराबर होना चाहिए। इनका सम 13 है और इनका सम 9 है। 13 और 9 अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो पहले सम बराबर करो, और सम बराबर करने का तरीका बताओ क्या होता है। दो रेशियो का सम अगर बराबर करना है तो आप लोगों का तरीका होगा, 9 का, इनका सम 9 है तो उसको ऊपर इंटू कर दो। जैसे ही 9 का इंटू करोगे तो अपने पास 54 होगा, 9 का इंटू करोगे तो 36 होगा, और 9 का इंटू करोगे तो 27 होगा। ऊपर वाला 13 है, यहाँ इंटू कर दो। 13 से इंटू करोगे तो 26 होगा, 13 से इंटू करोगे तो 39 होगा, और 13 से इंटू करोगे तो 52 होगा। अब ये क्वेश्चन एकदम ठीक है, ऊपर वाले का सम भी बराबर हो गया और नीचे वाले का भी सम बराबर हो गया। वो आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि सम बराबर हुआ या अपने पास नहीं हुआ। अब इसका अगर पूछे कि लॉस कितने का हुआ, तो इसको लॉस हुआ 28 रुपए का, ए को लॉस हुआ 28 रुपए का, इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 3 रुपए का, और इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 25 रुपए का। इन दोनों को तो प्रॉफिट हो रहा है और इसको कितने का लॉस हो रहा है 28 का लॉस हो रहा है। अब ये पूछ रहा है टोटल रुपए है अपने पास कितना 1170। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे इनका 117। 117 कहां से है, इन तीनों का सम 117 है, ये ऊपर वाला भी जोड़ लो, सम 117 है, इनटू सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ, तो इसको तो 28 का लॉस हुआ है, इसको सिर्फ 3 का प्रॉफिट, इसको 25 का। तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, सी का प्रॉफिट हुआ है 250 का। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो ये अपने पास 200 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 200 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा 150 क्वेश्चन में। कोई नया क्वेश्चन आए वो भी आप लोग करना। कल की क्लास में 200 तक जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको करूंगा, और फिर आगे कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो मैं करवा दूंगा, नहीं तो फिर नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कल पहले डाउट्स लेते हैं, फिर अगली क्लास में प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो वो करवा दूंगा, और 2-3 क्लास के बाद फिर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना अभी भी आप लोग, और पढ़ाई